नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिससे पूरी दुनिया जिस तरफ देख रही है वो श्रीलंका क्राइसिस है। अभी उसमें बहुत सी चीज़ें और होनी बाकी हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने से ये जो एक वहाँ प्रदर्शन हो रहा था और जो जिसको कहते हैं ना आग धीरे धीरे सुलग रही थी, सैटरडे को फाइनली फिर जिसको कहते हैं धैर्य जवाब दे गया, या सरकार की तरफ से कुछ आंसू गैस छोड़े गए, टीयर गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन चला, और फिर लोगों ने ठान लिया कि नहीं, अब हम इसको कुछ लॉजिकल एंड की तरफ से इसको कुछ कंप्लीट करेंगे। वैसे मतलब मैं एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये श्रीलंका की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ 20 लाख मानी जाती है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल हाउस और प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल घर था, खास करके प्रेसिडेंशियल हाउस में जो भीड़ गई वो करीब 8 से 10 लाख लोगों की थी। ऐसा भी माना जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जब प्रोटेस्ट बिल्डअप हो रहा था और लोग आ रहे थे तो सरकार की तरफ से डीजल पेट्रोल ऐसे ही नहीं था, और भी ये कोशिश की गई कि उनको ये डीजल पेट्रोल ना मिल पाए, जिससे वो ना आ पाए। लेकिन वहाँ के अभी उसमें ट्विटर में भी चल रहा है कि अगर कोई किसी ने ठान लिया कि मुझे वहाँ पहुँचना है तो वो पहुँच गया, मतलब वो अल्टीमेटली तो वहाँ पे पहुँच गया ना। और उन लोगों ने प्रेसिडेंशियल हाउस की तरफ मार्च किया। 8 से 10 लाख लोग थे। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ जो आर्मी मतलब सेना भी थी और कहीं पुलिस भी थी, वो लोगों ने एक टोकन के रूप में, मतलब आप ना जाइए, शुरू में तो आंसू गैसेस करिया, वाटर कैनन किया, लेकिन जब अगर ये भीड़ इकट्ठा हो गई और चल दी तो फिर इन लोग भी या तो किनारे हट गए, कुछ लोगों का कहना है ये भी ज्वाइन कर लिए, और कुछ और लोग ये कह रहे थे कि जो आर्मी थी वो जब रोक रही थी तो मुंह से बोल रही थी कि धक्का दे के निकल जाओ, लेकिन एक्शन में दिखा रही थी कि हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ये एक जन भावना है, तो अगर इस तरह की जन भावना है तो फिर ये सारा कुछ तो होना ही था। हम सब लोगों के जो भी व्हाट्सएप यूज़ करता है या पेपर में भी फ़ोटो आ गई हैं कि किस तरह से उनका जो बेडरूम है उसमें कोई सो रहा है, स्विमिंग पूल में कुछ लोग ऐसे ही नहा रहे हैं, कुछ नहा कह रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो स्विमिंग पूल नहीं कर, स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पियानो पे, वो हमारे जो गोटा बाया जी पियानो बजाते थे तो उस पियानो पे ही कुछ लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कोई गार्डन में घूम रहा है, कोई कहीं सेल्फी ले रहा है, वो पूरा प्रेसिडेंशियल मतलब इसी तरह का कुछ एक हम लोगों ने नज़ारा देखा था जब तालिबान में, अगर आपको याद हो, जब अफ़गानिस्तान में उन लोग पहुँचे थे और उनके राष्ट्राध्यक्ष का जब घर उन्होंने कैप्चर किया था, तो इसी तरह का कुछ नज़ारा था। एक चीज़ और जरा मैं आपको इसमें, क्योंकि ये चीज़ें अभी चल रही हैं और ये मैं आपको जैसा मैं समझ रहा हूँ उससे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इस समय इसके 3 मेन एक्टर हैं, जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, सारी तरह के जो काम थे वो गोटाबाया राजपक्षे जी थे, और राजपक्षे परिवार के नाम से आप इनको जान सकते हैं, जो अपने को बहुत ही राष्ट्रहित, राष्ट्रवादी, जैसे होता नहीं श्रीलंका, तमिल, ये वो इस तरह की बातें करना, और ये इनका पूरा परिवार था, और इनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ था। इनको लेके 3-4 भाई, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया था, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन गया था, कोई कुछ बन गया था, लड़के, भतीजे, नाती, पोते, सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि श्रीलंका का जो बजट था उसका 70% राजपक्षे परिवार के लोगों के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल होता था। एक ये भी बात है, जो अभी क्या है कि अभी जो दूसरे नए प्रधानमंत्री जो हैं रानिल विक्रमसिंघे, मैं उन पे बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे महेंद्र राजपक्षे, वो इनके बड़े भाई थे गोटाबाया जी के। और एक समय ऐसा है जब दोनों लोगों में तनाव हुआ, फिर महेंद्र राजपक्षे ने इस्तीफा देके वो वहाँ से हट गए थे। MP इनके ज़्यादा हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वहाँ की संसद है, वहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे जी के ज़्यादा नुमाइंदे हैं। पूरा कंट्रोल है, मतलब चाहे पार्लियामेंट हो, पार्टी हो, देश हो, पूरा कंट्रोल है उनका। अंतोगत्वा लेकिन वो इस समय
जब ये सब हुआ है तो वो भाग गए हैं। मतलब ये अजीब सा आपको सुन के लगता है कि मैंने सुना था भाई चोर बदमाश को तो भागते हुए सुना था, लेकिन कोई अच्छा तानाशाहों को भी भागते हुए सुना था, लेकिन कोई एक जो अपने को इलेक्टेड वो कहता है कि लोगों की ताकत से मेरी ताकत है, वो भाग जाए और फिर वो अपने और फिर पता भी नहीं लग रहा है उनका कहाँ है, वो कहीं छुपे हुए हैं, जो भी है। दूसरे वहाँ के बड़े एक्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे, जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले अनुभव है इनका इसलिए इनको बनाया गया था, लेकिन बहुत ही लाइट वेट हैं। जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंगल एमपी हैं, मतलब ये अकेले नेता, अकेले एमपी, अकेले प्रधानमंत्री। तो इनकी कोई जमीन नहीं है, कोई राजनीतिक हैवी वेट नहीं है कि इनके आने से भाई इन्होंने अगर एक बार कहा तो इनका काडर वो काम कराएगा, वो कुछ नहीं है। मतलब ही इज़ अ चॉइस बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स, तो ये इसलिए एक चॉइस बना के इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तीसरे भाई साहब जो हैं, जो इस समय बता रहे हैं कि राजपक्षे जी क्या करें, वो स्पीकर हैं महेंद्र अबेवर्दना। महेंद्र अबेवर्दना जी भी राजपक्षे जी की पार्टी के हैं, और ये उन्होंने ने बताया है कि उनकी बात हुई है गोटाबाया जी से, और गोटाबाया जी ने बताया कि वो 13 तारीख को बुध के वार के दिन, गुरु पूर्णिमा जब हम लोग जिस दिन मनाते हैं, उस पूर्णिमा के दिन वो इस्तीफा देंगे। मतलब इसमें भी वो कुछ वो निकाल रहे हैं क्या, पत्रा दिखवा रहे हैं कि कम देंगे। अरे भाई जनता आ गई है, जनता तुम्हारे प्रेसिडेंशियल उसमें घुसी हुई है, आप कह रहे हैं तब देंगे। रानिल विक्रमसिंघे भी कह रहे हैं कि मैं भी दे दूंगा, कब देंगे कोई नहीं बोल रहा है। जनता जो इधर है वो कह रही है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक तो हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। उधर जो महेंद्र अबेवर्दने जी हैं, जो स्पीकर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और बाकी सब पार्टियों से हो गई, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। उनको कहीं लग रहा है कि इस समय मौका है, चांस है, शायद मैं ही लगे हाथ, मैं ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाऊँ इस समय एज अ इंटरिम गैप। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शायद एक महीने की इजाज़त देता है, और फिर उनको एक रेगुलर गवर्नमेंट बनाना होगा। अभी इस पार्लियामेंट का 2 साल बचे भी हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि नया इलेक्शन होगा। अब इन सारी चीज़ों को जब भी आप आ रहे हैं तो कम से कम प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में तो हर एक आदमी इसको भारत से कंपेयर कर रहा है। 2 पक्ष हैं, जो मोदी जी को चाहने वाले पक्ष हैं, उनका कहना ये यार ये श्रीलंका से हमसे इससे क्या वो है, और वो सब उनका कहना है, और उनका एक परिवारवाद था और फलाना था। लेकिन जैसे शिंजो जी आबे जी की डेथ हुई है जापान में, हमारे मोदी जी या भाजपा परिवारवाद के बहुत विरोध में है, लेकिन आबे जी तीसरा, उनके बाबा और उनके पिता ये सब परिवारवाद वाले थे। खैर, कमिंग बैक टू दिस कि ये जो बीजेपी के समर्थन में लोग हैं वो कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मोदी जी या बीजेपी का विरोधी खेमा है उसका कहना है कि नहीं, अगर वहाँ पे सब हुआ है और ये हुआ है तो हिंदुस्तान में भी कमोबेश इस तरह की स्थितियाँ, और ये तो आने वाले समय में यहाँ भी दिक्कत होगी। अब मैं जो कुछ चीज़ें मोटे तौर पे जो मैं समझ रहा हूँ, मैं देखिए दोनों जगह लोकतंत्र है, वहाँ पे भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है। और ये जो क्राइसिस हुई है इसको मैं 2 तरह से देख रहा हूँ। एक इसका पॉलिटिकल पक्ष है और एक इसका इकोनॉमी वाला पक्ष है, मतलब एक राजनीतिक पक्ष है, एक आर्थिक पक्ष है। ये समस्या राजनीतिक हैं, लेकिन इसको जो ट्रिगर हुआ, जहाँ से ये एकदम से विस्फोट हुआ, वो आर्थिक कारण थे। पहले राजनीतिक कारणों की बात कर लें। वहाँ के प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत है, मतलब वो सारे डिसीजन, पूरे देश के जो निर्णय हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। वहाँ के मंत्री जो हैं, ऐसा कहा जाता है केवल मोहरे टाइप हैं, उनकी कोई दे डोंट हैव ताकत ही नहीं है उनके पास। राजपक्षे जी का जो ये परिवार है और गोटाबाया जी जो हैं, ये इलेक्शन मैनेजमेंट के महारथी लोग हैं। इलेक्शन जीतना इनको आता है, कैसे इलेक्शन जीतें, कैसे क्या करें, क्या नहीं करें। तो क्योंकि ये पीपल्स मैंडेट बार बार कहते हैं कि लोगों का मैंडेट, और इनके पास है भी मैंडेट, मतलब अगर इलेक्शन की बात करें तो बहुत ही एफिशिएंट। लेकिन यहीं पे एक चीज़ हमको और आपको भी सोचनी होगी क्या भारत के राजनीति में एक व्यक्ति के हाथ में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ताकत नहीं आ जा रही है, और बाकी लोग गौड़ होते जा रहे हैं। बाकी चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, उसकी कोई वही नहीं है, सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में आ रही है। ये एक चीज़ हमको और आपको सोचनी होगी। दूसरा, बार बार वहाँ एक जो गोटाबाया जी थे, उनका सबसे बड़ा ये था कि हमने तमिल मिलिटेंट्स को समाप्त कर दिया, वी क्रश देम।
और यही उनका बार बार होता था कि वो जो देश के अलगवादी लोग थे, जो टेररिस्ट लोग थे, जो तब उनको हमने समाप्त कर दिया, वी फिनिश्ड। लेकिन एक चीज़ और सोचनी होगी, ये क्यों हुआ? अभी आपने तमिल मिलिटेंट्स या तमिल समस्या को तो क्रश कर दिया, लेकिन क्या तमिल समस्याओं को आप सुलझाए? आपने क्या उनको एड्रेस किया? क्या वो समस्याएं सुलझी? क्योंकि अगर आप समस्याएं सुलझा दी हो तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपने अपनी शक्ति के बल पे इलेक्शन में आपको वोट मिला है, मेजॉरिटी है, तो आपने वो तो क्रश तो कर दिया, उनको रौन तो दिया। लेकिन उसके बाद, क्योंकि यहीं पे जो मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में, आप जैसे कश्मीर में जो हो रहा है 370 हटा दी, बहुत खुश, बड़ा अच्छा होगा, क्या होगा? हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? 8 साल से केंद्र डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहा है, पिछले 4-5 साल से तो और कोई बीच में है ही नहीं। लेकिन क्या कश्मीर की समस्याएं को एड्रेस किया जा रहा है? ये भी एक सोचने वाली बात होगी। एक वहाँ और चीज़ है, वहाँ पे जो लोगों का गुस्सा आया था, उसका एक प्रमुख और बड़ा कारण पुलिस और प्रेस पर कंट्रोल था। सरकार का पूरा नियंत्रण था पुलिस पे, जिसको चाहे उसको करो, जिसको ऐसे करो। आपको भी इस तरह का कुछ लगता है कि क्या कि यहाँ पे जो ये एजेंसीज हैं उस पे सरकार का कंट्रोल है? प्रेस की आज़ादी नहीं थी, प्रेस की आज़ादी नहीं थी। आपको लगता है कि यहाँ पे भी प्रेस की आज़ादी नहीं है? ये चीज़ें हैं जो हमको और आपको इस पर सोचना होगा। अब मैं ज़रा बात कर लूँ आर्थिक, उसकी आर्थिक जो उनके यहाँ मेन है वो महंगाई है और बेरोज़गारी। तो क्या हमारे यहाँ महंगाई और बेरोज़गारी इशू नहीं है? क्या हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो रोज़गार के लिए परेशान हो रहे हैं? क्या हमारे यहाँ महंगाई चरम सीमा पे है? क्योंकि वहाँ की सरकार ने भी लोन लेने के बजाय नोट छापना किया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़बरदस्त हो गया था। मतलब वो एक आर्थिक उसका मिसमैनेजमेंट था। वहाँ जो इमीडिएट फिर से बात हुआ, जो मैं आपसे इसलिए कह दूँ, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बेहिसाब और फिर स्टॉक आउट और बिजली का ना मिलना, ये 2 कारण थे। भारत में देख लीजिए, भारत में क्या पेट्रोल और डीजल के दाम चरम सीमा नहीं पे नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा आसमान नहीं छू रहे हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी, वो सरकार कुछ भी कहे, ग्राउंड पे क्या इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे सबको मिल रही है? गांव को की बात अगर करें तो, क्योंकि हिंदुस्तान में भी एक समय, अगर आपको याद हो, अभी 1-2-3 महीना पहले बिजली का कोल क्राइसिस का संकट आया था, याद है ना? कि कोल नहीं था और हम लोग कहता है कि बिजली कितने दिन चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, 1 दिन का स्टॉक, इत्यादि इत्यादि। ऐसा वहाँ जो जानकार लोग हैं उनका ये मानना है कि जो क्राइसिस इस समय आई है, उसमें जो आर्थिक क्राइसिस आई है, उसमें कोविड 30% रिस्पॉन्सिबल है और मिसमैनेजमेंट 70% रिस्पॉन्सिबल है। और मिसमैनेजमेंट नहीं, इनएफिशिएंट हैं लोग, वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे भी देखनी होगी, कब तक नेहरू के का रोना रोते रहोगे कि नेहरू की वजह से इकॉनमी खराब, नेहरू की वजह से वो खराब, और कब तक कोविड के ऊपर सारी चीज़ें डालते रहेंगे? नहीं, कोविड की वजह से सब कुछ दिक्कत, कोविड की वजह से सब कुछ दिक्कत। ये हिंदुस्तान को भी इसमें सीखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा एक बात और कर लें, क्योंकि जो राष्ट्रपक्ष परिवार था मेजॉरिटी में था, बिल्कुल ठीक से सीटें जीतते आया था, लेकिन वेरी इनएफिशिएंट एंड करप्ट, ये प्रूव हो गया आज। अब वहाँ के जो आवाम हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, ये राजपक्ष परिवार नहीं रहेगा। तो वो किसी भी तरह से इसको कह रहे हैं नहीं, नो राजपक्ष। अब बिना राजपक्ष के ही वो एक कोई उसकी बात कर रहे हैं। आपको भी यहाँ देखना होगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। लेकिन मैं इसको एक चीज़ और मानता हूँ, ये लोकतंत्र की जीत तो वहाँ हुई है अभी तक। लोकतंत्र की जीत मैं अभी तक इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ लोगों ने आके राइट टू रिकॉल की तरह, मतलब लोगों ने कहा है कि अगर आप खराब हैं, आप खराब सरकार चला रहे हैं, आप जितने भी ताकतवर हो, आप कहिए कि हमने तो इलेक्शन जीत लिया, इलेक्शन नहीं। अगर आप लोग भूखे मर रहे हैं, अगर लोगों के पास खाने को नहीं है, तो उन्होंने आके लोकतंत्र में जो कर सकते हैं वो उन्होंने करने की कोशिश की है। खतरा वहाँ एक ही है, खतरा वहाँ ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका एज अ स्टेट हैज़ कोलैप्स्ड एट द मोमेंट। और अगर वहाँ जल्दी फैसला नहीं होता है, जल्दी जब मैं बोल रहा हूँ तो दिनों की बात कर रहा हूँ, महीनों और हफ्तों की और सालों की नहीं, तो एक खतरा यह है कि कहीं सेना टेक ओवर न कर ले। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र, किसी भी देश के लिए
किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी आम नागरिक के लिए इससे खराब स्थिति नहीं हो सकती है जब सेना टेक ओवर कर ले टू रन द कंट्री। और अभी क्या है कि एक ऐसा माना जा रहा है कि न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट को बनाने की बात है, फिर नया इलेक्शन होने की बात है। वहाँ पे अब ये सब विमर्श हो रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इस समय है, जिसमें इतनी ताकत एक आदमी के हाथ में, उसको भी कैसे उस पर चेक और बैलेंसेस करें। और चलते चलते मैं एक अंतिम बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा, आंसर नहीं है। ये भारत बहुत बड़ा है, भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में ये नहीं हो सकता है, ये हम सब लोग मानते हैं, और ये नहीं हो सकता है। श्रीलंका 2 करोड़ 20 लाख लोगों का देश, लेकिन अगर 2 करोड़ 20 लाख के 5% लोग, 10 लाख लोग इकट्ठा होकर प्रेसिडेंट हाउस में जा रहे हैं, तो एक बार सिर्फ सोचिएगा, भारत की 140 करोड़ की आबादी का 5% 7 करोड़ होता है। और अगर वो 5% आबादी को किसी दिन ये लगेगा कि उसके खाने, बेरोजगारी, महंगाई वो है, तो मतलब श्रीलंका से हमें तुरंत सबक लेने की, एफिशिएंट मैनेजमेंट की, इनएफिशिएंसी को हटाने की, करप्शन को हटाने का तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे श्रीलंका टाइप क्राइसिस हमारे देश में ना आए। थैंक यू सो मच।